दो डॉक्टर हैं, ठीक ठीक कहूं तो एक हैं और एक था। एक को बीमारों का मसीहा कहा जाता है, दूसरे को मौत का देवता। इनके बीच में एक न्यूज़ शो है जहां सूत्रधार का बयान आता है और इस बयान के मुताबिक दोनों डॉक्टर्स में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस तुलना के बाद, इस बयान के बाद बहस शुरू होती है जिसका सिरा कोरोना से होकर हिटलर के जर्मनी तक जाता है। आज जानेंगे ये दोनों डॉक्टर कौन हैं, इनकी कहानी क्या है, इनके बीच की तुलना कितनी जायज़ है और इस एपिसोड में हिटलर के नाज़ी जर्मनी का जिक्र क्यों आ गया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा लल्लन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी। देखो गुरु, बात तो शुरू होती है हिस्ट्री से। 23 अगस्त 1939, जगह मॉस्को। क्रेमलिन में दो विपरीत धाराएं गलबहियां कर रही थीं। एडोल्फ हिटलर का विदेश मंत्री जोचिम वोन रिबेनट्रॉप सोवियत संघ के बादशाह सलामत जोसेफ स्टालिन से हाथ मिला रहा था। कुछ देर पहले ही रिबेनट्रॉप और सोवियत संघ के विदेश मंत्री वेस्लाव मोलोटोव ने एक संधि पर दस्तखत किए थे। इसको मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट कहा जाता है। ये पैक्ट क्या था और दो दुश्मन देश इसके लिए राजी क्यों हुए? हम जानते हैं कि हिटलर फासीवादी था, कम्युनिस्टों का डर दिखाकर सत्ता में आया था। वहीं स्टालिन एक कम्युनिस्ट सरकार चला रहा था, जैसे भी चला रहा था। यानी दोनों राजनीतिक दुनिया के अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे। जर्मनी का चांसलर बनते ही हिटलर ने अपने मंसूबे साफ किए थे। उसके ऊपर अखंड जर्मनी बनाने का भूत सवार था। शुद्ध आर्यन नस्ल वाले लोगों की दुनिया। वो यूरोप पर अपना एकाधिकार चाहता था। इसी सिलसिले में मार्च 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जीत लिया, जंग की, युद्ध का ऐलान किया, पहुंच गया और अपने में मिला लिया। यानी ऑस्ट्रिया जो एक देश था वो अब जर्मनी का एक प्रांत बन गया। इस क्रम में जर्मन सेना को कोई चुनौती नहीं मिली। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने के बाद हिटलर और आगे बढ़ा। अब उसकी नज़र चेकोस्लोवाकिया पर पड़ी। वहां पर भी जर्मन मूल के 30 लाख लोग रहते थे। हिटलर ने उनको भड़काना शुरू किया, हूल दिया, अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, और फिर तो मौजा ही मौजा। यूरोप के बाकी देश हालात पर नजर बनाए थे, उन्हें लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। चेकोस्लोवाकिया की उस समय फ्रांस के साथ संधि थी। वादा था एक कि बाहरी हमला होगा तो फ्रांस उसकी मदद करेगा। सोवियत संघ के साथ भी उसका कुछ कुछ ऐसा ही करार था। अगर फ्रांस और सोवियत संघ जर्मनी के खिलाफ लड़ने जाते तो फिर ब्रिटेन को भी आना पड़ता। रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में एक मल्टीनेशनल युद्ध शुरू होने का खतरा था और जर्मनी तब इस खतरे के लिए तैयार नहीं था। उधर इनको रोकने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने एक खेल भी किया। आपस में तय किया कि हिटलर से समझौता कर लेते हैं। 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख में एक समझौता हुआ। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली भी शामिल हुआ। इटली जर्मनी का दोस्त था। इन देशों ने मिलकर तय किया कि चेकोस्लोवाकिया के बारे में कुछ तय किया जाए, उससे पूछे बिना। क्या तय किया? उसका भविष्य। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि अगर तुम्हारा लड़ने का मन हो तो लड़ो, लेकिन हम बचाने नहीं आएंगे। अपन अब अलग अलग हैं, अपना हो लिया। चेकोस्लोवाकिया के पास ठीक ठाक सेना थी, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन यानी बाहरी मदद के बिना वो जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समझौते के बाद चेकोस्लोवाकिया ने जर्मनी के आगे समर्पण कर दिया। वैसे म्यूनिख में यह भी तय हुआ था कि चेकोस्लोवाकिया के बाद हिटलर अब और आगे नहीं बढ़ेगा। उस वक्त नेविल चैम्बरलिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्हीं की सदारत में ये दस्तखत हुए थे। जब वो समझौता करने आए थे तो उनका भरपूर स्वागत भी हुआ था। चैम्बरलिन ने इस मौके पर भाषण भी दिया था। कहा था कि ये सम्मान के साथ हासिल की हुई शांति है, मुझे उम्मीद है कि ये लंबे वक्त तक रहेगी। उन दिनों विंस्टन चर्चिल विपक्ष में थे। उन्होंने म्यूनिख समझौते के लिए चैम्बरलिन की आलोचना की। बोले, आपको युद्ध और अपमान में से किसी एक को चुनने का मौका दिया गया था, आपने अपमान चुना, और जहाँ तक युद्ध की बात है वो तो होकर रहेगा। कालांतर में चर्चिल की कही बात हम सब जानते हैं सत्य साबित हुई, और बात जो चेकोस्लोवाकिया तक पहुंची थी उसके मामले में सोवियत संघ को पूरी तरह दरकिनार किया गया था। संधि उससे भी थी। उन्हें ना तो म्यूनिख की बैठक में शामिल किया गया, ना उनकी राय पूछी गई। स्टालिन को लगा अगर हम हिटलर से लड़े तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रिटेन और फ्रांस तमाशा देखेंगे। तो उनको भी लगा कि भलाई इसमें है कि हम भी जर्मनी से एक संधि कर लें, सुलह कर लें, और इसलिए उसने हिटलर के साथ हाथ मिला लिया। इन सब समझौतों के बाद हिटलर की नज़र पड़ी पोलैंड पर। अगस्त 1939 में हुए समझौते में पोलैंड को दो हिस्सों में बांट लिया गया। स्टालिन बोला, पश्चिम वाला तुम्हारा, पूर्व वाला हमारा। जर्मनी और सोवियत संघ इस बंटवारे से खुश हुए।
हिटलर को लगा सब बैठे बिठाए मिल रहा है, जबकि स्टालिन पोलैंड को हथियाने के साथ साथ जर्मन आक्रमण से सुरक्षित भी हो चुका था। पर ये खुशियां क्षणभंगुर थीं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये म्यूनिक एग्रीमेंट का उल्लंघन था। ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी में 1933 के साल से ही वैसे नस्ली युद्ध शुरू हो चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 6-7 बरस पहले ही। इस नस्ली युद्ध में, नस्ल की शुद्धता के युद्ध में जो भी लोग हिटलर के शुद्ध नस्ल वाले मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से, मौलिक अधिकारों से दूर किया जाता, उनकी संपत्ति छीनी जाती, अलग थलग रखा जाता। इसमें यहूदी, रोमा और स्लाव नस्ल के लोग थे। उधर पोलैंड पर कब्जे के बाद जब दमन का चक्र हिटलर का आगे बढ़ा, तो जहां जहां हिटलर जीता वहां पर भी उसने जो जर्मनी में 1933 से नीति चला रहा था उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। वो वहां से कथित अशुद्ध लोगों को उठाकर पोलैंड भेजने लगा। उन्हें जानवरों से भी बदतर स्थिति में ट्रेन में भरा जाता। इन ट्रेनों में कोई सुविधा नहीं होती। कई दिन के सफर के बाद वे पोलैंड पहुंचते। उम्मीद होती कि अब नई जमीन आई है तो दुख भरे दिन बीत गए, पर वहां कुछ और ही था। पोलैंड में ऑश्विट्ज़ था, नाजी जर्मनी के सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स में से एक। यहाँ पर एक समय पोलिश आर्मी की बैरकें थी। जर्मनी के नियंत्रण के बाद इन इमारतों को जेल में तब्दील कर दिया गया था। इसमें यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लाए गए कैदियों को बंद रखा जाता। संख्या बढ़ने लगी तो लगा बंद करने की ज़रूरत क्या है, जिंदगी ही बंद कर दो। और इसी तरह से ऑश्विट्ज़ में गैस चैम्बरों का निर्माण हुआ। जब ट्रेन ऑश्विट्ज़ पहुंचती तो कैदियों की छटनी की जाती। जो काम के लायक होते, जवान, मजबूत दिखते, उन्हें अलग किया जाता। बाकियों को नहाने के लिए एक चैम्बर में भेजा जाता। कतार में खड़े होते वो, और वो चैम्बर असल में गैस चैम्बर था। फव्वारे से पानी नहीं, गैस निकलती और लोग मर जाते। मरने के पहले उस दरवाजे में तब तक लोग ठूंसे जाते जब तक कोटा पूरा नहीं हो जाता, और जहरीली गैस निकलने के बाद महज 20 मिनट के अंदर ये लोग लाशों में तब्दील हो जाते। इन गैस चैम्बरों की दीवारें जानबूझकर खूब मोटी बनाई गई थी ताकि मरते हुए चीखते लोगों की आवाज़ें बाहर ना आए उन नौजवानों तक जो अभी कुछ महीने, कुछ बरस तक गुलामी करेंगे। इस कत्ल के बाद, सामूहिक कत्ल के बाद, लाशों को या तो जला दिया जाता था या एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता, जिसे सहूलियत के लिए सामूहिक कब्र कह दिया जाता है। ये सब दमन चक्र चलता रहा 1945 तक, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक। जब 45 में सोवियत सेना ऑश्विट्ज़ पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका भी दिल दहल गया। उनके चेहरों से जीत की खुशी गायब हो गई। उन्हें इस बात का अपराध बोध था कि धरती पर इस तरह की हैवानियत भी मुमकिन है। एक सैनिक ने बाद में लिखा भी कि उनकी हालत देखना मुश्किल था। मुझे उनके चेहरे आज भी याद हैं, खासकर आंखें जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में अक्षम साबित हो रही थी। ये वो लोग थे जो अब तक गैस चैम्बर में नहीं गए थे, गुलामी कर रहे थे जर्मनी की। सोवियत सेना के पहुंचने से पहले ही नाजी सैनिक, हिटलर के सैनिक ऑश्विट्ज़ छोड़कर भाग चुके थे। भागने से पहले उन्होंने लगभग सारे रिकॉर्ड भी जला दिए थे, पर कुछ बच गए और उससे कुछ आंकड़े सामने आए। इन आंकड़ों से पता चला कि ऑश्विट्ज़ के उन कैंप्स में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई। 10 लाख, सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और सोचिए कि ये नंबर नहीं है, इंसान है, थे, और इनमें से ज़्यादातर यहूदी थे। इसी ऑश्विट्ज़ कैंप में एक डॉक्टर था। जब कैदियों से भरी ट्रेन आती तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता, उंगली से इशारा करता, और जिनकी जिनकी तरफ इशारा करता उन लोगों को छांटकर अलग कर लिया जाता। तो एक छटनी तो वो थी तंदुरुस्त लोगों और कमज़ोर लोगों की, लेकिन उससे पहले ये एक डॉक्टर की छटनी थी। इसके द्वारा छांटे हुए लोग गैस चैम्बर में नहीं भेजे जाते थे। इन लोगों को तो अच्छा खाना मिलता था, बाकियों की तरह इन्हें मजदूरी भी नहीं करनी होती थी। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ भरकर लाता और बच्चे उसे देखते ही अंकल अंकल चिल्लाने लगते। इस डॉक्टर का नाम जोसेफ मेंगले। ये 1911 में पैदा हुआ। पिता खेती किसानी की मशीनें बेचते थे। मेंगेले ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, 2 बार डॉक्टरेट की डिग्री ली। 1937 में उसने हिटलर की पार्टी ज्वाइन की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लड़ाई के मैदान में गया। असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला। फिर एक मोर्चे पर बुरी तरह घायल हो गया, लड़ाई के लिए अनफिट हो गया। तो मेंगेले, डॉक्टर मेंगेले वापस आया, लेकिन रुका नहीं। अब वो रिसर्च करने लगा। फिर अपने मेंटर के कहने पर उसने कंसंट्रेशन कैंप के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर उसे हाथों हाथ लिया गया। 1943 में जोसेफ मेंगेले ऑश्विट्ज़ पहुंचा और यहाँ से उसकी लाइफ का एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है। मेंगेले वंश के आधार पर होने वाली बीमारियों पर रिसर्च कर रहा था। ऑश्विट्ज़ में उसे रिसर्च का पूरा सामान मुहैया था,
खासकर जिंदा लोग जिनके साथ वो कुछ भी कर सकता था। मेंगेले के चुने हुए लोग अलग कैंपों में रखे जाते, वहाँ रोजाना उनका ब्लड टेस्ट होता। मेंगेले को बच्चों और खासकर जुड़वा बच्चों में खासी दिलचस्पी थी। उसका मानना था अगर जर्मन महिलाएं जुड़वा बच्चे पैदा करने लगें तो जर्मनी सबसे शक्तिशाली बन सकता है, और इसीलिए वो अपने ज़्यादातर प्रयोग जुड़वा बच्चों पर करता था। वो एक बच्चे से खून निकालकर दूसरे को चढ़ा देता। नीली आंख बनाने के लिए एक दवाई भी बनाई थी। इस दवा को बच्चों की आंखों में डाल देता। इसकी वजह से कई बच्चे हमेशा के लिए अंधे हो गए। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता तो मेंगेले बिना बेहोश किए चीरफाड़ शुरू कर देता। अगर जुड़वा बच्चों में से एक मर जाता तो दूसरे का भी कत्ल कर दिया जाता। फिर उसके शरीर के अंगों को निकालकर बर्लिन भेजा जाता आगे की रिसर्च के लिए। जोसेफ मेंगेले ने ऑश्विट्ज़ में कम से कम 732 जुड़वा बच्चों पर अत्याचार किया। ऑश्विट्ज़ के लोग उसे मौत का देवता कहते थे। वो एक चलती फिरती डेथ मशीन था। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। उसे लगता कि ये लोग तो पहले से मरे हैं, वो तो सिर्फ मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मेंगेले के साथ उस दौर में काम कर चुके एक डॉक्टर ने बाद में आपबीती लिखी। उसने कहा कि मेंगेले बच्चों के साथ दयालु रहता था, उनके लिए चॉकलेट और खिलौने लेकर आता। कैंप में बच्चे उससे प्यार करने लगते। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी था। वो उन्हीं बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी करता और उन्हें अपने ही हाथों से मार भी देता। ऑश्विट्ज़ में सोवियत आर्मी के पहुंचने से ठीक पहले मेंगेले भी भाग निकला। कई महीनों तक नाम बदलकर छिपता रहा, लेकिन जून 1945 में अमेरिकी सेना ने उसे पकड़ लिया। यहाँ गलती ये हुई कि उन्हें मेंगेले के गुनाहों के बारे में तब कुछ पता नहीं था, तो पकड़ने के 1 महीने बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। मेंगेले को लगा भेद तो एक दिन खुलेगा, और भेद खुला तो मौत की सज़ा तय है। ऐसे में 1948 में वो अर्जेंटीना भाग गया, रेड क्रॉस के कागजात पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड क्रॉस को इस बात का पता था कि वो एक वॉर क्रिमिनल को भागने में मदद कर रहे हैं। ऐसे कई नाज़ी अपराधी थे जो गुनाह करने के बाद गायब हो चुके थे। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकी थी। इजराइल की स्थापना के बाद वहाँ की सरकार ने ऐसे लोगों को तलाशने और उन्हें सज़ा देने का मिशन शुरू किया, और इसकी जिम्मेदारी इजराइल ने सौंपी अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को। यहूदियों पर हुए अत्याचार का बदला लेने की जिम्मेदारी। इस मोसाद को 1960 में एक बड़ी टिप हाथ लगी। फाइनल सॉल्यूशन का मास्टरमाइंड एडोल्फ आइखमैन अर्जेंटीना में छिपा है, ये थी टिप। मोसाद ने हैरतअंगेज कारनामा किया। अर्जेंटीना में घुसकर आइखमैन को किडनैप कर इजराइल ले आया और वहाँ उसके ऊपर मुकदमा चला और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। मेंगेले भी आइखमैन की तरह अर्जेंटीना में ही छिपा था। जिस एजेंट ने आइखमैन का पता लगाया था उसे 2 साल बाद मेंगेले जैसा ही एक शख्स दिखा। उसने मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी, लेकिन उसके बॉस राजी नहीं हुए। उनका कहना था जानकारी और सटीक लाओ। कई दशक बाद पता चला कि वो आदमी जोसेफ मेंगेले ही था, लेकिन तब तक वो मर चुका था। खैर, मोसाद की बढ़ती निगरानी के बीच मेंगेले सतर्क हो गया था, इसीलिए बचा रहा। वो वहाँ से पराग्वे भागा, फिर ब्राज़ील भाग गया। उधर इजराइल के सामने भी नई चुनौतियाँ आ गई थी। मिडिल ईस्ट का वॉर, फिलिस्तीन का झगड़ा, तो उसका ध्यान भी बट गया था, और इसलिए मेंगेले को उठाने वाली फाइल दब गई थी। फिर आया साल 1977 का। मेनाकिम बेगिन इजराइल के प्रधानमंत्री बने और पीएम बनने के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इसमें मोसाद के लिए एक ऑर्डर पास किया गया। उसको कहा गया, नाज़ी क्रिमिनल्स का शिकार फिर से शुरू कर दो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उन्हें उठाकर इजराइल ले आओ ट्रायल के लिए, और मुमकिन नहीं तो जहाँ दिखें वहीं मार दो। मोसाद को 9 लोगों की लिस्ट सौंपी गई। इसमें जोसेफ मेंगेले का नाम सबसे ऊपर था। मोसाद ने मिशन शुरू किया, तलाश करते रहे, लेकिन इस बीच मेंगेले मर गया ब्राज़ील के साओ पाउलो में। स्विमिंग पूल में तैरने के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा और जान चली गई। साल था 1979। मोसाद को 6 बरस बाद 1985 में इसके बारे में पता चला। फिर उसकी कब्र खुदवाई गई, डीएनए टेस्ट हुआ और उससे कन्फर्म हुआ कि मरने वाला डॉक्टर मेंगेले ही था। नाज़ी इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक ने जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजार दी, किए की सज़ा नहीं मिली। हालांकि साओ पाउलो में उसका जीवन बेइंतहा मुफलिसी में गुजरा, हर वक्त डर के साए में, डर कि कहीं मोसाद आकर उसका कत्ल ना कर दे। अब सवाल ये है कि मेंगेले की कहानी आज क्यों? इसकी वजह है एक तुलना। अमेरिका का एक चैनल है फॉक्स न्यूज़। इसकी होस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर लारा लोगन ने एक टीवी शो के दौरान अमेरिका के मशहूर डॉक्टर एंथनी फाउची की तुलना जोसेफे मेंगेले से की है। एंथनी फाउची इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का चेहरा है। आपने कई बार हमारे शोज में उनका जिक्र सुना होगा।
उनकी बात पर कोरोना को लेकर नियम बनाए और हटाए जाते हैं। फाउची 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। 30 नवंबर को फॉक्स न्यूज पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान शो की होस्ट ने वैक्सीन मैंडेट और कोरोना प्रोटोकॉल्स की आलोचना की। लारा लोगन को मौका मिल गया, वो एक कदम आगे निकल गई। उन्होंने कहा, अब जब आप डॉक्टर फाउची को देखते हैं तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि वो आदमी विज्ञान का प्रतिनिधि नहीं है, उसमें जोसेफ मेंगेले की झलक आती है। लोगन के इस बयान की खासी आलोचना हो रही है। यहूदी संगठनों ने इस बयान को शर्मनाक कहा है। हालांकि लोगन अपने कहे से पीछे हटने के मूड में नहीं है। चैनल के बाद अब उन्होंने ट्विटर पर भी एंथनी फाउची के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनके ऊपर अफ्रीका में मानवीय मेडिकल ट्रायल का आरोप लगाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं जब डॉक्टर फाउची को इस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी थी। इसके अलावा कई बार उन्हें हत्या की धमकी भी दी गई। एंथनी फाउची कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर सख्त रहे हैं। अमेरिका की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसका विरोध करता है। ये धड़ा वैक्सीन मैंडेट को स्वीकार नहीं करता, व्यक्तिगत आज़ादी से जोड़कर देखता है और ऐसे लोगों को फाउची नहीं सुहाते। ऐसे लोगों के अपने तर्क हो सकते हैं, उन पर बहस भी हो सकती है। लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर फाउची को जोसेफ मेंगेले बताने की मानसिक दिवालियापन वाली हरकत, उसे क्या किया जाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल इंडिया में भी खूब हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।